नमस्कार साथियों, आज नंबर सिस्टम जो टेस्ट हुआ था उसका डिस्कशन करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि 15 क्वेश्चन का जो ये टेस्ट था उसमें जिस स्टूडेंट का सबसे हाईएस्ट मार्क्स आया है वो है शिवम तिवारी। और शिवम ने 15 में से 13 क्वेश्चन सही किए हैं, जबकि 2 क्वेश्चन उसके गलत हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज इस टेस्ट के डिस्कशन की। इंस्ट्रक्शंस वगैरह आप लोगों ने पहले से पढ़ी ली थी, है ना, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहली बात यार, काउंट टोटल डिजिट्स इन द नंबर फ्रॉम 1 to 120। 1 से लेकर 120 तक की संख्याओं में आपको अंकों की गणना करनी है, यानी कितने अंक इस्तेमाल होंगे वो आपको गणना करनी है। तो आप एक बात बताओ मुझे, हमें ये तो पता है ना कि अगर मैं 1 to 99 1 से 99 तक की संख्याएं लिखूं तो मुझे पता है कि 189 अंक होते हैं, है ना। अब बची कितनी? अब बची 100 से 120 संख्याएं। तो आप बताओ 100 से 120 कितनी संख्याएं होंगी? 21 संख्याएं होंगी कि नहीं होंगी? अब मेरे ख्याल से आपकी इतनी प्रैक्टिस भी हो गई होगी, तो मुझे फिर भी मैं दिखा देता हूं क्या करना पड़ेगा। 120 में से 100 को घटाना पड़ेगा, कितना रहेगा 20, और जो भी आता है उसमें एक जोड़ देते हैं ना, कितना हो जाएगा 21। यानी कुल कितनी संख्याएं होंगी? 21 संख्याएं होंगी। तो आप बताओ अगर ये 21 संख्याएं हैं तो ये कितने अंक की संख्या है? 1 2 3 अंक की सभी संख्याएं होंगी ना भाई। 100 से 120 तक 100 लिखो, 101 लिखो, 102 लिखो, जितनी भी संख्याएं लिखोगे 120 तक, इन सब में कितने अंक हैं? 3 3 अंक है ना। तो अगर 3 अंक की है तो कितनी संख्या है? 21। एक संख्या में 3 अंक, तो 21 संख्याओं में कितने अंक होंगे? 63 अंक होंगे कि नहीं होंगे, है ना। अब आप मुझे बताओ 189 और 63 अगर आप इनको जोड़ो तो ये 9 3 12, 8 6 14 और 1 15 और 1 और 2, 252 आंसर आना चाहिए था। तो इसलिए तीनों ऑप्शन गलत हैं। मेरा आंसर कितना हो जाएगा? ये वाला। अब देखो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो पहले ऑप्शन को और दूसरे ऑप्शन को तो आप डायरेक्टली कट कर सकते थे। क्यों? क्योंकि आपको पता है अच्छे से कि अगर मैं 1 to 99 की बात करूं तो ही मुझे 189 डिजिट्स मिल जाती हैं, और ये तो 120 तक जा रहा है भाई। तो ये दोनों तो, ये तो छोटी संख्या हो गई, ये तो हो ही नहीं सकती। अब ये एक ही अंक बड़ा हो गया तो ये गलत हो गया। अब या तो ऑप्शन सी पार्ट होता या ऑप्शन ये वाला होता। अरे बात समझ में आई। और अगर आप यूनिट डिजिट का सहारा लेते तो आपको कैलकुलेशन करनी भी नहीं पड़ती। 1 to 99 में 189 डिजिट्स होती हैं। 21 संख्याओं में एक संख्या में 3, तो 21 संख्याओं में 63, यानी इकाई का अंक कितना हो गया? 3। अगर आप जोड़ते तो 9 3 12, और 12 देखो तीसरे ऑप्शन में भी नहीं है, यानी इकाई के स्थान पे 2 होना चाहिए था ना, वो तीसरे ऑप्शन में नहीं है। इसलिए ये ऑप्शन भी कैसा होता? गलत होता। मेरा आंसर कौन सा होगा इसमें? डी पार्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काउंट डिजिट्स इन द नंबर्स फ्रॉम 90 to 870। 90 to 870 तक की अगर मैं बात करूं तो आपको नंबर ऑफ डिजिट्स पता करनी है कितनी। आप मुझे ये बताओ मैं इसको किस तरह से तोड़ रहा हूं। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर मैं भी डायरेक्ट भी दूंगा, है ना। मुझे ये सब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। मैंने बोला आपसे ना, दिमाग का इस्तेमाल करो, सब कुछ लगाने पे मत भागो। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उन चारों को एलिमिनेट करने की सोचो तो पहले। नहीं, लेकिन हमें सोचना कहाँ है। हमने, भगवान ने हमें दिमाग दिया है, फ्रेश रखेंगे, मरते समय ताजा दिमाग भगवान के पास लेके जाएंगे, है ना। यूज कर लिया, खर्च हो गया तो दिमाग में कमी नहीं हो जाएगी, तो अगले जन्म में फिर दिमाग कैसे मिलेगा। मैंने इस संख्या को 2 पार्ट में डिवाइड किया, पहले से कहां तक? 90 to 99 तक। और फिर मैंने क्या किया? 100 से लेकर 870 तक लिया। तो मेरे 2 पार्ट हो गए संख्याओं के। अब बताओ 90 से लेकर 99 तक कितनी संख्या है? तो अब मैं आपको डायरेक्ट बोल रहा हूं, ये 10 संख्याएं होंगी। आप कैसे करोगे? 99 में से 90 घटाओगे, 9 आ गया, एक जोड़ दो, 10 हो गया। और देखो ये सारी संख्याएं 2 2 अंक की होंगी कि नहीं होंगी? 90 91 92 सब 2 अंक की संख्याएं है ना। तो 10 संख्याएं 2 अंक की हैं, तो कुल कितने अंक हो गए? 20 अंक। बोलो क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हो? अब आप मुझे ये बताओ, अगर मैं 100 से 870 तक की संख्याएं लिखूं तो घटा दो 870 में से 100, कितने हो गए? 770, और एक जोड़ दो, कितने हो गए? 771। इतनी संख्याएं होंगी। अब देखो एक संख्या 3 अंक की है ना, 100 101 102, ये सब संख्याएं 3 3 अंक की हैं। तो आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो,
3 1 जा 3, 3 इंटू 7 21 होता है, कैरी 2 आ गया, फिर 21 और 2 जोड़ दो कितना हो गया 23। तो 2313 और ये 20 अंक, टोटल कितने अंक हो गए 2333 अंक हो गए। तो मेरा आंसर क्या होगा? अच्छा एक काम करो, इस सी वाले ऑप्शन को आप करेक्ट कर लो, इसका आंसर होगा 2333 ना कि 2233। इसका आंसर क्या होगा 2333। अब देखो अगर मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर टिक करना चाहता तो मैं कैसे करता इस क्वेश्चन को? आप मुझे ये बताओ, मुझे इतना तो पता है ना कि अगर मैं 1 से लेकर 999 तक के अंक तक जाऊं, कहां से 1 से 999 तक, तो मेरे ख्याल से इतना तो उम्मीद है कि आपको याद होगा कि मुझे 2889 डिजिट्स मिलती हैं। बोलो इतनी बात समझ में आ रही? तो जब मैं 1 से 999 तक जा रहा हूं तभी मुझे इतनी डिजिट्स मिल रही हैं। अब आप मुझे बताओ, ये जो 3 ऑप्शन मुझे दिख रहे हैं ए बी और डी, ये तीनों तो इसके भी आगे चले गए ना भाई। मतलब जब मुझे 1 से 999 तक की संख्याओं को लिखना होगा तो मुझे केवल और केवल 2889 अंकों का इस्तेमाल करना होगा। अब आप बताओ, मुझे बीच की तो संख्या लिखनी है, 90 से लेकर 870 ही लिखना है, इसके बीच में ही तो लाई करता है ना 90 से 870। तो इसका मतलब जो अंक होंगे वो 2889 से तो कम ही होंगे ना। और ये देखो तीनों ऑप्शन, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन, ये तीनों ही ऑप्शन तो मेरे 2889 से बड़े हैं। तो ये तो किसी भी कीमत पे ऑप्शन हो ही नहीं सकते। और अगर 3 ऑप्शन गलत हुए तो आपको डायरेक्ट सी मारना चाहिए था। बात समझ में आई? लेकिन अब अगर कैलकुलेशन की बात करो तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन जरा सही कर लेना, सी वाला ऑप्शन जो है वो मेरा सही होगा तब जब ये 2333 होगा। वरना आप इस क्वेश्चन का आंसर 2233 की जगह पे 2333 लिख कर भेजते, तब समझ में आता कि हाँ आपने कैलकुलेशन सही की है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देयर इज अ बुक ऑफ 289 पेजेस, किसी किताब में 289 पेज हैं। तो बताओ अगर किताब में 289 पेज है मतलब ये संख्याएं कहां से, हर पेज पे क्या लिखा होगा? किसी पेज पे 1 लिखा होगा, अगले पेज पे 2, फिर 3, फिर 4, 5, ऐसे कहां तक 289वें पेज पे 289 लिखा होगा। यही तो होगा ना भाई मेरे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बताओ कितने डिजिट्स या कितने की स्ट्रोक्स का इस्तेमाल करके इस किताब को लिखा जा सकता है, इन पेजेस को लिखा जा सकता है, पेज नंबर को। तो अब बताओ मतलब संख्याएं आपको कहां से कहां तक दी हैं? 1 to 289 दी हैं। तो मैं इसको 2 पार्ट में तोड़ता हूं, पहले 1 to 99 में और फिर 100 to 289 में। बोलो बात समझ में आई? 1 to 99 में कुल कितने अंकों का इस्तेमाल होता है? 189 अंक। अब 100 से 289 में कुल कितनी संख्याएं हुई? 189 संख्याएं और प्लस 1 जोड़ दो कितनी हो गई? 190 संख्याएं। अब बताओ ये 100 से आगे जितनी भी संख्याएं होंगी सब 3-3 अंक की होंगी कि नहीं होंगी? तो एक संख्या में 3 अंक, तो 190 संख्या में कितने अंक? 570 अंक। तो भाई मेरे 570 और 189 जोड़ दो, 759 ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट। बोलो क्लियर बात? चलो आगे। ये आपको कुछ संख्याएं लिखी है, देखो 1 2 3 4 कंसेक्यूटिव ऑर्डर में पूरा लिखा है, फिर 10 11, फिर उसके बाद अच्छा ये एक गलती से लिखा हुआ है 10 11 12 ऐसे लिखा हुआ है, टिल कहां तक? 489 डिजिट्स तक। तो संख्याएं कहां से कहां तक लिखी हैं? 1 2 3 4 ऐसे कहां तक? 489 डिजिट तक लिखी हैं। तो आपको बताना है कि अंत के 4 अंक क्या होंगे। आप बताओ जब मैं संख्याओं को 1 से 99, अब देखना ये ध्यान रखना ये डिजिट्स हैं टोटल, ये अंक लिखे हैं टोटल, हमें संख्या पता करनी है पहले। जब हम संख्या पता कर लेंगे तो हमें ये बता देंगे कि अंतिम अंक या अंतिम 4 अंक कौन से होंगे। तो आप बताओ जब मैं 1 से 99 तक की संख्याएं लिखता हूं तो मुझे कितने अंक लिखने पड़ते हैं? 189। यानी कि ये तो 489 जो है वो 189 से काफी आगे है। इसका मतलब जो संख्याएं हमारी होंगी वो 1 से 99 तक नहीं होंगी, वो 99 से भी ऊपर गई होंगी। बात समझ में आ रही? तो चलो देखते हैं पहले कितने अंक बचे हैं हमारे पास। तो जब हमने 1 से 99 तक की संख्याएं लिखी तो 189 अंक हमने लिख लिए।
अब कितने अंक बचे हैं? तो 489 में से 189 घटा तो 300 अंक बचे हैं हमारे। बोलो बात समझ में आई? अब आप मुझे बताओ 99 के आगे संख्याएं क्या क्या होंगी? 100 होंगी, 101 होंगी, 102 होंगी, ऐसी तो होंगी ना। तो ये संख्याएं कितने अंक की हैं? 3 अंक की हैं। और कुल कितने अंक हैं? 300। तो कितनी संख्याएं होनी चाहिए कि 300 अंक बना दे? एक संख्या बनाती है 3 अंक, तो 100 संख्याएं बनाएंगी 300 अंक ना। इसका मतलब 300 को क्या किया गया? 3 से डिवाइड किया गया। तो कितनी संख्याएं मिल गई हमें? 100 संख्याएं मिल गई। यानी 99 से आगे 100 संख्याएं हैं। तो अब बताओ 1 से 99 तक तो ही है, उसके आगे भी 100 संख्याएं हैं। तो भाई कुल कितनी संख्याएं हो गई? 99 और 100, यानी कि 199 संख्याएं हो गई। यानी संख्याएं किस तरह से लिखी हैं? संख्याएं लिखी हैं 1 2 3 4 ऐसे कहां तक? 197, 198, 199 ऐसे लिखी होंगी संख्याएं। इतनी बात समझ में आ रही? ये सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं। आपसे क्या पूछ रहे हैं? लास्ट के 4 अंक बता दो। तो बताओ लास्ट के 4 अंक 8199, 8199, यानी पहला ऑप्शन। क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 700 डिजिट तक की संख्याएं हैं। कहां तक? 700 डिजिट। और अगर 700 डिजिट तक की संख्या है तो आपसे पूछा है कि बताओ अंत के 4 अंक क्या होंगे। फिर से वही बात, अगर मैं 1 से 99 तक की संख्याएं लिखूं तो मेरे पास कितने अंकों का इस्तेमाल करना पड़ता है? मुझे 189 अंकों का इस्तेमाल करना पड़ता है। अच्छा कितने अंक और हैं? तो जरा देखते हैं। 700 में से 189 घटा दो, कितना आ गया? 511 अंक और बचे हैं ना। अब आप मुझे बताओ 99 के आगे जितनी भी संख्याएं होंगी वो सब क्या 3 डिजिट की होंगी? 100, 101, 102। और कितने अंक हैं टोटल हमारे पास? 511। तो अगर एक संख्या 3 अंक की है तो 511 अंक लिखने के लिए कितनी संख्याओं की जरूरत पड़ेगी? तो भाग दो, देखो 170 बार गया ना, 17 3 51, 510 और एक बच गया यहां पे। यानी 170 तक तो पूरी संख्याएं होंगी, लेकिन 170 संख्याएं ये हो गई और 99 संख्याएं ये हैं। तो कुल कितनी संख्या हो गई? 170 और 99 तो पहले जोड़ दो। अभी देखना एक अंक हमारा बच गया है, ये है ना, इसका भी इस्तेमाल करना है। तो पहले 99 संख्याएं ये और 170 संख्याएं ये जोड़ दो, कितना हो गया? 9 7 16 और ये 269। अब देखो 269 तक तो संख्याएं होंगी, लेकिन लास्ट में एक अंक और लिखा होगा। तो अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? 1 2 3 4 ऐसे कहां तक? 265, 266, 267, 268, 269 ऐसे तो लिखूंगा ना। और लेकिन लास्ट में देखो एक अंक और है, तो अगली संख्या होती 270, तो इसका एक अंक उठा लो। ये पहला वाला कौन सा हो गया? 2, यानी 2 और होगा। तो अगर मैं लास्ट के अंकों की 4 अंकों की बात करूं तो 2 6 9 2, ये हमारा आंसर आना चाहिए। यानी ऑप्शन क्या होगा? बी पार्ट। बात समझ में आ रही है? चलो आगे। मैं स्थानीय मान और प्रत्यक्ष मान में अंतर ज्ञात करूं। स्थानीय मान क्या होता है? देखो 4 तो लिखो ही लिखो, ये 4 है ना। अब इसका स्थानीय मान लिखना है तो उसके आगे जितने भी डिजिट्स हैं उसमें 0 लगा दो। तो 4 अंक है तो 4 0 लगा दो। ये कितना हो गया? 40,000। अब आप बताओ प्रत्यक्ष मान यानी कि फेस वैल्यू किसी भी संख्या की खुद वही होती है। तो 4 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। यानी स्थानीय मान तो 40,000 है, लेकिन प्रत्यक्ष मान कितना है? 4। घटा दो, कितना रहेगा? 39,996। समझ में आई बात? चलो आगे। प्रथम विषम भाज्य संख्या, फर्स्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर। तो भाई फर्स्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर होता है 9। विषम भी है और भाज्य भी है। भाज्य संख्या की डेफिनेशन याद है ना? जिसके कम से कम कितने फैक्टर हों? कम से कम 3 गुणनखंड हों। अब ये बताओ, ये 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 9 से भी कटता है। इसके पहले की जितनी भी विषम संख्या है बताओ। एक तो आपको पता है ना, सम है ना भाज्य है ना अभाज्य। 3 अभाज्य है, प्राइम है। 5 अभाज्य है, 7 अभाज्य है। तो कौन सी हुई? 9 ही ना। तो मेरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी पार्ट। और एक बात, ऑप्शन एलिमिनेशन सीखो, उल्टे सीधे आंसर मार दिए हो। पहला जो ऑप्शन है ये तो ना भाज्य होता है ना अभाज्य, हटा ही दो। ऑप्शन एलिमिनेशन का भी तो इस्तेमाल करो।
कैसे आंसर तक पहुंचोगे? विषम की बात कर रहा है तो ये तो सम है, ये हो ही नहीं सकता। अब या तो भाई बी होगा और या तो डी होगा। अब आप मुझे बताओ, अगर बी आप आंसर टिक कर रहे हो तो ये तो अभाज्य संख्या है ना, ये पहली विषम अभाज्य संख्या है। आपसे क्वेश्चन ने पूछा है पहली विषम भाज्य संख्या जो कटे, जिसके 3 गुणनखंड हों, तो वो कौन सी होती है? 9। इस बात का ध्यान भी रखो। प्रथम विषम अभाज्य, विषम है लेकिन अभाज्य नहीं है, विषम है नहीं है, यही होती है आंसर। पहली विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? 3 है। प्रथम भाज्य व प्रथम विषम अभाज्य, जो सबसे पहले क्या बात करते हैं? प्रथम भाज्य। पहली भाज्य संख्या कौन सी होती है? 4। पहली भाज्य संख्या कौन सी होती है? 4। अरे समझ में आ रही है? ना तो 1 भाज्य है, ना 2 भाज्य है, ना 3 भाज्य है। पहली भाज्य संख्या कौन सी है? 4 है। और प्रथम विषम अभाज्य कौन सी है? 3 है। दोनों जोड़ दो, आंसर कितना होगा? 7 होगा। खत्म कहानी। 0, सबसे पहली बात, 0 को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल इंटीजर, उदासीन पूर्णांक। और अगर पूर्णांक है तो सीधी सी बात है, बिना परिमेय के पूर्णांक हो ही नहीं सकता, और परिमेय है तो सीधी सी बात है वास्तविक होना पड़ेगा। कोई भी संख्या जो हम पढ़ने वाले हैं वो सब वास्तविक होती है, तो पहला ऑप्शन तो सही ही है। दूसरी बात, इंटीजर है ही है, 0 पूर्णांक कहलाता ही है। अगर 2 ऑप्शन सही था, आपको रेशनल नहीं भी पता था, तो आप डायरेक्ट किसको मारते? डी ऑप्शन को टिक करना चाहिए था आपको। तो ये रेशनल भी होती है। मैंने आपको चार्ट बताया था, आप पहले क्लासिफिकेशन ऑफ जो चार्ट्स हम लोगों ने पढ़ा है नंबर्स का, उसको आप जाके देखो अच्छे से। कौन सी संख्या 18 से पूर्णतया विभाज्य नहीं होगी? 18, 2 9 18 होता है कि नहीं होता है? मैंने आपको क्या बोला था, आप कैसे चेक करोगे? क्यों 2 × 9 लिखा, क्यों 3 × 6 नहीं लिखा? क्योंकि हमने चेक करते समय आपसे बताया था कि उन 2 संख्याओं को लेंगे जिनमें कॉमन सिर्फ और सिर्फ 1 आए, यानी कि वो को प्राइम नंबर्स हों, उन्हीं संख्याओं को लेंगे। बताओ 2 और 9 में कुछ कॉमन है? नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं, मतलब 1 तो कॉमन है ही है। लेकिन 3 और 6 में तो भाई 3 कॉमन आ गया ना, तो ये थोड़ी ना लेंगे। तो अब बताओ 18 की अगर हम डिविजिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि ऐसी संख्या जो 2 से कटे और जो 9 से कटे, और जो संख्या 2 से कटेगी वो संख्या कभी भी विषम नहीं हो सकती। तो सीधी सी बात है, मेरा चौथा ऑप्शन जो है ये विषम दिया गया है। अगर ये विषम है तो 9 की डिविजिबिलिटी गई भाड़ में। पहले तो दुइये की डिविजिबिलिटी नहीं सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए जब 2 से ही नहीं कट रहा है तो 9 से कटे ना कटे क्या फर्क पड़ता है? जब ये चीज 2 से ही डिवाइड नहीं हो रही है तो 9 से कटे ना कटे क्या फर्क पड़ता है? ये संख्या तो 18 से नहीं कटने वाली ना। 18 से कटने के लिए 2 से और 9 से दोनों से कटना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? ये संख्या विषम है, इसलिए 18 से डिवाइड नहीं होगी। और आपको अगर मेरी एक बात ध्यान होती तो मैंने आपको बताया था कि 18 एक सम संख्या है, और किसी भी सम संख्या से केवल और केवल एक सम संख्या ही डिवाइड होगी। कोई विषम संख्या किसी सम संख्या से डिवाइड हो ही नहीं सकती। समझ में आई बात? चलो आगे। 12वां क्वेश्चन, 8 से पूर्णतया विभाजित होने के लिए आपको बहुत अच्छे से पता है कि 8 की डिविजिबिलिटी लास्ट के 3 अंकों पे लगती है, यानी 5, ये जो क्वेश्चन मार्क एस्ट्रिक है, और ये 2। ऐसी कौन सी संख्या यहां रख दें कि 8 से कट जाए? 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन उठा के रखो, 8 का क्यूब होता है 512, तो अगर क्यूब है तो 8 से कटेगा भी कटेगा। ऑप्शन कौन सा होगा? ए पार्ट। ये संख्या जो दी है ये 99 से कटती है, तो पूछा है बताओ x + y कितना होगा। आप बताओ 99 से कटने का मतलब ये संख्या 9 से भी कटे और 11 से भी कटे। तो पहले और 9 की डिविजिबिलिटी लगाएं। 9 की डिविजिबिलिटी याद ना, जो संख्या 9 से कट रही है या जिनका योगफल 9 से कट रहा है उनको हटा दो। तो भाई 3 4 7 2 9, ये तीनों संख्या 9 से कट गई, इनका योगफल, इनको हमने योग में करना ही नहीं है, हटा दिया इनको। आप इनको रखोगे भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बची क्या? 2 2 4 1 5 और 3 8, तो 8 बचा, और साथ में x बचा है और y बचा है। अब ये जो योगफल है
ये पहले तो 9 से कटना चाहिए। तो आप 11 पे क्यों भाग रहे हो? आप सीधे ये बताओ ना कि अगर मैं इन 4 ऑप्शन में से x प्लस वाई को कुछ रखूं और रखने पे कोई संख्या ऐसी मिल जाए जो मेरी केवल 9 से कट रही हो, तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा। मैंने पहले रखा 8, तो 8 और 8 कितना हो जाएगा? 16, और 16 9 से नहीं कटता। मैंने रखा 9, तो 9 और 8 कितना हो जाएगा? 17, नहीं कटता 9 से। मैंने रखा 10 और मेरा काम खत्म, 10 और 8 हो गया 18 और 9 से कटता है। तो केवल एक ही ऑप्शन तो मिल रहा है। अगर मुझे ऐसा 2 ऑप्शन मिल जाता तो मैं सोचता इस बारे में कि चलो अब 11 की डिविजिबिलिटी भी चेक करते हैं, लेकिन जब मुझे एक ही ऑप्शन मेरा आंसर तक पहुंचा दिया मुझे, तो मैं 11 की डिविजिबिलिटी पे क्यों फोकस करूं भाई मेरे? अरे लड़की तैयार है तुमसे शादी करने के लिए, उसके घर वाले तैयार हैं, माँ बाप तैयार हैं, भाई बहन तैयार हैं, रिश्तेदार को मनाने गए हो, फूफा को। समझ में आई बात? अगर तुम्हारा ये आंसर तुम्हें मिल चुका है तो टिक करो, आगे निकलो ना, क्यों इतना फोकस कर रहे हो? 2 की पावर √3 मैंने आपको अच्छे से बता रखा है क्लासिफिकेशन में। √3 एक कैसी संख्या है? इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या कहीं भी इस्तेमाल हो जाए, चाहे पावर में चाहे योगफल में, वो संख्या अपरिमेय ही हो जाएगी। अभी इसको एप्लीकेशंस को हम लोग आगे देखेंगे भी। तो 2 की पावर √3 एक ऐसी संख्या, ये अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 होती है। इसमें कौन सी समझ में आने वाली बात थी? डायरेक्ट क्वेश्चंस थे आपके। मैक्स टू मैक्स आपको 6 से 7 मिनट का टाइम लगना चाहिए था, मैंने आपको 24 से 30 मिनट का टाइम दिया था। तो चलिए, ये बेसिक टेस्ट है, इसको फिर से करिए। कोई देखो, एक जो टेस्ट होता है ना, वो कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हारा मार्क इवेल्युएशन है, ये तुम्हारा सेल्फ इवेल्युएशन है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको अभी भी डाउट है तो आप उसको भेजो। और दूसरी बात, अगर आपको देखो, टेस्ट देने से कभी मत भागो, क्योंकि टेस्ट देने से अगर भाग गए तो ये समझ लो तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। टेस्ट देने से कभी मत भागो, हमेशा टेस्ट दो। मैंने आपसे यह भी पूछा था कि आप इस टेस्ट का डिस्कशन चाहते हो कि नहीं। आप में से किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया कि टेस्ट का डिस्कशन चाहते हो। मोस्ट ऑफ द पीपल ने तो टेस्ट ही नहीं दिया। टेस्ट दो, टेस्ट खुद के इवैल्यूएशन के लिए है, दूसरों को दिखाने के लिए टेस्ट मत दो। खुद को समझो कि तुम कितना समझ पा रहे हो चीजों को। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी डिस्कस करेंगे कल। धन्यवाद।